अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वतखोरी को लेकर आज एक बार फिर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए। गौतम अडानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी से इसी दौरान पत्रकारों ने सवाल भी पूछा कि क्या वो राज्य सरकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे जहां पर कांग्रेस का शासन था। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है। तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये देवेंद्र लंबे समय से चला आ रहा है। अडानी का नाम लेकर सबसे पहले केंद्र की सरकार को घेरना, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, और अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी 4 राज्यों की सरकारों के बारे में तो कहिए। और इस वक्त जो डॉक्यूमेंट भी मेरे हाथ में है उसमें तो कॉन्स्पायरेटर्स, को कॉन्स्पायरेटर्स सबका जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चर्चा का विषय बार बार कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आपके अपने मुख्यमंत्रियों पर भी आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जानी चाहिए। इस बार ये स्टार्ट इस लिहाज से हुआ क्योंकि अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जब उसमें फैसला दिया तो उसके बाद से समझा जा सकता है कि अगर वहाँ पे डॉलर के अमाउंट्स के हिसाब से बताया गया, लेकिन रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 2200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की घुसखोरी की बात वहाँ से कही गई। और समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जो कि हमेशा से ही अडानी को लेके बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैकिंग मोड में रहते हैं, उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी थी। हालांकि जो सवाल पूछा गया उसमें आप देखें कि 4 राज्यों के, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री, और उस दरमियान भी ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं, MOU साइन अगर हुआ है तो निश्चित तौर पे वो एक बैकफुट वाली स्थिति है। कम से कम कांग्रेस के जो भी नेता, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उन राज्यों के, वो तो सदमे में पड़ जाएंगे राहुल गांधी के इस तरह के बयान को। और दूसरी चीज़ देखें जो कि ज़्यादा गंभीर है, राजनीतिक आरोप लगाना, वो समझ में आता है। अमेरिका में कोई फैसला लिया गया, उस फैसले के पीछे वजह क्या थी, कौन से वो लोग थे, वो सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन भारत में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया हो, उस फैसले को आप ना माने, और अमेरिका सेबी के मामले में मैं कह रहा हूँ कि अडानी को लेकर सेबी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी अगर आप डिनाइल मोड में हों और आपके मामले में ही कई बार कोर्ट के फैसले आपके एकदम अनुकूल रहे इनकी सदस्यता को लेकर, अगर आप देखें तो वो चीज़ ज़रूर थोड़ी चिंताजनक है कि इस तरह का नैरेटिव क्या वाकई देश में होना चाहिए, इस तरह का नैरेटिव क्या वाकई चलना चाहिए, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हर्षवर्धन जी, ये जो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, पत्रकार ने भी जो सवाल पूछा, आपके अपने राज्यों को लेकर पूछा, आपके अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर पूछा, अब समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये पॉलिटिकल पार्टीज में दोनों की बात करी हूं, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, आखिर अडानी किस पर ज्यादा मेहरबान है। राहुल गांधी को आप सुनेंगे तो लगेगा कि बीजेपी पर मेहरबान है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई आपके भी तो 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, यानी उन चारों पर मेहरबान अडानी। किस पर मेहरबान है? मीनाक्षी, सबसे पहले कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति और अभी के जो राष्ट्रपति होंगे 45वें और 47वें, उन्होंने एक पोस्ट की है छोटी सी। द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू स्टैक द कोर्ट्स विद रेडिकल लेफ्ट जजेज on their way out the door. Republican senators need to show up and hold the line. No more judges confirmed before inauguration day. अमेरिकी राष्ट्रपति होने वाले हैं, वो रेडिकल लेफ्ट जजेज को कोर्ट से बाहर करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जिसको एलन मस्क ने रीपोस्ट किया है, जिसमें जॉर्ज सोरोस बैक्ड जजेज की बात की गई है, जिसमें 6 जजेज की बात है और अटॉर्नीज की बात है उसमें। तो अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच का झगड़ा वो कोई सिर्फ
जिसको कहें कि कानूनी लड़ाई तक नहीं है, वो न्यायालयों में है। बाकायदा वहां जो अपॉइंटमेंट होता है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, यहां के कॉलेजियम की तरह नहीं होता है। तो एक ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जो ये जांच चल रही थी, ये 2023 की जांच थी, उसमें अभी कोर्ट में मामला गया और उसमें साफ साफ वहां की कोर्ट में लिखा गया है कि ये कोई दोष वाला मसला नहीं है, एक मामला चल रहा है। लेकिन अडानी समूह पर यह आरोप है, अडानी ने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि लीगल जो भी मामले होंगे वो करेंगे। अब इसको जरा इसके दूसरे पहलू समझना चाहिए। एक तो ये कि 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए। ये कब हुआ? जब अमेरिकी बाजार से रकम उगाही के लिए डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड लेकर आ रहे थे अडानी समूह के लोग, उस वक्त ये हुआ। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट कब आई? जब 20,000 करोड़ का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आए, उसी वक्त रिपोर्ट आई, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। लंबे समय तक जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बाजार है वो भारतीय बाजार है, लेकिन ऐसी छवि बनाई जा रही कि एकदम से बाजार गड़बड़ हो गया, जबकि 10 साल के मोदी के शासनकाल में इंडियन इंडेक्सेस से जो रिटर्न है वो सबसे शानदार रहा है। अब निवेशक तो डूब गया, ठीक है, अडानी तो एक समय में तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, फिर नीचे पहुंच गए थे, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। मूल मसला क्या है? मूल मसला यह है कि अमेरिका में किसी ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर वहां मामला चल रहा है। अब मान लीजिए परसों अभी खबर है मेटा के ऊपर कितने $25 मिलियन है वो पेनल्टी लगी, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद आ रहा है, 25। उस खबर को लेकर क्या अमेरिका में जो विपक्षी पार्टी है इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि नंबर 1। नंबर 2 जो ज्यादा गंभीर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कौन सा अधिकारी है जो इस तरह की बात कह रहा है? अगर रिश्वत दी गई तो या तो वो सामने आके कहे, नहीं तो कौन सा अधिकारी है? क्योंकि जिन राज्यों में कहा जा रहा है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, बीजू जनता दल, तेलंगाना तो अभी आया, बीजू जनता दल, ओडिशा, वो 4 राज्य थे। उन चारों राज्यों की सरकारों के लोग आकर खुद क्यों नहीं बताते कि अगर हमारे यहां कोई आई हुई थी तो हमको ये शिकायत मिली थी? क्योंकि मसला क्या है? बिजली महंगी बेचने के लिए राज्य सरकार को रिश्वत देना और अपनी वाली महंगी बिजली बेच देना, यह मसला है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको जिस तरह से बोल रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का कोई देश विकास नहीं कर पाया जब उसकी कंपनियां बड़ी नहीं हुई। भारत का अंबानी अडानी समूह हो या जो दूसरे समूह हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर एंटर कर रहे हैं। एक समय में 2006, 7, 8 में भारत का टाटा ग्रुप कोरस खरीद लिया, जगुआर लैंड रोवर खरीद लिया, लेकिन भारतीय विपक्ष ने उस वक्त कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जाके खड़े हों। खैर उस वक्त मोदी नहीं थे, जो भी अडवाणी जी खड़े हों या दूसरे नेता खड़े हों कि नहीं ये तो सब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। ये बहुत ही स्तरहीन राजनीति है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कारोबारी हो, उसके 50 तरह के अच्छे बुरे काम होते हैं, एजेंसीज को उन पर काम करना चाहिए और विपक्ष को उन पर उठाना चाहिए। लेकिन इस तरह से देश की छवि धूमिल करने की कोशिश, और जो सबसे बड़ी बात है, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो गया, 20-25% गिरा, अभी मैं देख रहा था तो कुछ रिकवरी उसमें शुरू हो गई, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर, उसको बर्बाद करने का जिम्मा किस पे होगा? देश में डर का माहौल खड़ा करने का जिम्मा किसका होगा? और पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उनके अगल बगल कौन थे? एक तरफ थे भूपेश बघेल, पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद दिला, दूसरी तरफ थे अशोक गहलोत। तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को इन्होंने यह काम किया कि इन्होंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो बात हुई अडानी की, और ये लड़ाई आप ये मत समझिए कि यहीं पर रुक जाएगी। जितनी बार इलेक्शन नजदीक होंगे, जितनी बार इलेक्शन के इर्द गिर्द बात होगी और यूं भी चर्चा होगी, राहुल गांधी के लिए सबसे हॉट टॉपिक अडानी ही है। वो हर चुनाव से पहले ये मुद्दा लेकर आते हैं। कल तो मतदान हो गए और आज फिर भी अडानी का मुद्दा था। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 2002 के गोधरा कांड पर बनी हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। लखनऊ के एक मॉल में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने भी फिल्म देखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि ये गोधरा कांड की सच्चाई को सामने लाने वाला एक दस्तावेज है। इसे हर किसी को देखना चाहिए ताकि सच्चाई को समझा जा सके। फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो भी उनके साथ इस स्क्रीनिंग के अंदर शामिल थे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जाहिर है अगर जिन लोगों को ये लगता है कि ये एजेंडा वाली फिल्म है तो उस एजेंडे के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को ये फिल्म सूट करती है। आप जरा रिएक्शन सुन लें। द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। हर व्यक्ति जानता है साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे
कारसेवकों जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग ये तो देखिए फिल्म की बात हुई, लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है आप देखिए। कल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों को लेकर कल भी गहमा गहमी थी और आज तो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं और सीटों को लेकर लगाए जा रहे हैं। रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ में चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट पर लिखा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। पुलिस ने उपचुनावों में गलत किया, ज्यादती हुई, मर्यादाओं की सीमा को लांघा गया, मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। चुनाव को रद्द करने की मांग करती है। ये बहुत गंभीर आरोप है विजय जी। सीधा सीधा उन्होंने कहा 4 क्षेत्रों का नाम लेते हुए मिरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटेहरी, यहाँ पर बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। वो जो चारों यहाँ का जिक्र किया गया, कल जब वोटिंग हो रही थी तो 1-2 जगह पर ये ऐसा माहौल बना कि जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोगों को जाने की रोकने की कोशिश की गई। उसमें चुनाव आयोग ने भी उस समय जब शिकायत मिली थी तो तुरंत ही अखिलेश जी ने उसकी शिकायत की थी, तो कुछ 7-8 पुलिस कर्मचारी थे, कांस्टेबल, हाँ 7 लोगों को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और एक वीडियो जो चल रहा है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर जो हैं, SHO शायद हैं, वो अपनी रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन ये इसमें चुनाव आयोग में मांग करने में तो कोई परेशानी नहीं, मांग कर सकते हैं वो, उसको लेकर किस तरह की मांग हो रही है। और चुनाव आयोग देखेगा कि क्या वहाँ पर चुनाव रद्द करने की बात है या कोई एक बूथ को लेकर कोई मसला है, उस पर रीपोल भी हो जाते हैं, कोई ऐसा भी बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन ये देखने की ज़रूरत होती है कि किन इलाकों में समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। वो 4-4 सीटों की बात करें और ये एक मतदाता को बंदूक की नोक पर, क्योंकि कल जब हम लाइव एंकरिंग कर रहे थे, पत्रकार मौजूद थे, वो सीधा पूछ रहे थे और मुस्लिम मतदाता बता रहे थे कि कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से अपना वोट कास्ट करके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई एक आध इलाके की कोई बात होगी जिसमें ये घटना हो गई है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब रामगोपाल जी इस पर चर्चा कर सकते हैं और ये चारों सीटें उनकी पावरफुल सीट्स हैं जिस पर उनको जीतना है, तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ हो, नहीं हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखेगा कि किस तरह से है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में एक दिन में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, झारखंड में भी, और कोई हिंसा, कोई शिकायत नहीं हुई। और जिस पर कई बार चर्चा हुई, कल भी शायद चर्चा हो रही थी कि जैसे हम देख रहे हैं कि क्या है, गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन वहां कोई उस तरह की शिकायत नहीं आ रही है कि वोट डालने के लिए नहीं रोका गया, किस तरह की बात है। अब पॉलिटिकल उसमें चलता ही रहता है कि किस तरह से काम हो रहा है। मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं इसको देखता हूं। देवेंद्र, समाजवादी पार्टी परेशान तो नहीं है? निश्चित तौर पर कल ही आप देखें वोटिंग चल ही रहा था, उसमें ही इस तरह के रिएक्शन आना। हालांकि ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत कम जगह पे होती हैं और हर जगह ही कुछ न कुछ इस तरह की शिकायतें आती रहती है। उसके आधार पे पूरा ये नैरेटिव सेट करना कि कोई एक बूथ का मसला हो सकता है और पूरे संप्रदाय विशेष के लोगों को वोट करने से रोका गया, बंदूक की नोक पे रोका गया, ये मुझे लगता है कि फिल्मी कहानी जैसी हाँ लगती वो है। बहुत ज्यादा है और उसको बढ़ा चढ़ा के शायद समाजवादी पार्टी को एहसास है कि जो नैरेटिव वो सेट करना चाहती थी लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनावों के मार्फत, शायद नंबर्स गेम वैसे वो आगे नजर मतलब नहीं आ रही है। वो जो पीडीए वाला फॉर्मूला उनका 2024 में चल गया, हर्षवर्धन जी, उनको थोड़ा डाउट है कि ये पीडीए थोड़ा सा हिल रहा है। नहीं, जिन सीटों पर ये सब कुछ हुआ है वहां तो पीडीए का मसला नहीं है, वहां तो मतलब मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो लगभग 30, 40, 45% हैं, तो वहां वो मसला तो है नहीं। पीडीए का ना मतलब मतदाता वाला मसला है और ना ही प्रत्याशी वाला मसला है। सब तो मुस्लिम हैं, वहां इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम, तो वहां सुम्बुल राणा, तो वहां मतलब हाजी रिजवान, एक तरह से कहें कि सब उन्हीं के घर परिवार के लोग हैं, तो ऐसा नहीं। लेकिन एक बात जरूर है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए
क्या इस देश में लोकतंत्र में जो मूल भावना है पारदर्शिता की, उसके खिलाफ ऐसे माहौल बनाया जा सकता है? अखिलेश जी ने 3 दिन पहले से कह दिया, चिट्ठी लिख दी 2 दिन पहले चुनाव आयोग को कि बुर्के वाली महिलाओं को रोका जाएगा। अरे भाई क्यों नहीं रोका जाएगा? और क्या वोटर आइडेंटिफिकेशन होना भी, जो वोटर आई कार्ड लेकर आता है, वोटर का आइडेंटिफिकेशन तो मस्ट है ना, उसको आप रोक रहे हैं। लेकिन फिर पुलिस आप उसे अराजकता चेक कर फैलाते सकती हैं। है या नहीं कर सकती है, मसला ये है ना कि उसे पुलिस नहीं चेक कर सकती, अंदर जो अधिकारी है वो चेक कर सकती रिटर्निंग है। ऑफिसर इसमें रिटर्निंग थोड़ा, ऑफिसर। थोड़ा सा कैच है। होता क्या है कि जब हम राजनीतिक तौर पर कल ये खूब चलाया गया, बिल्कुल ठीक बात है, ये चेक करने का अधिकार जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उन्हीं का है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखना, और अगर भीड़ एक साथ पहुंचती, ये हम पहली बार नहीं देखते, पता नहीं, मैं तो जब से वोटिंग देख रहा हूं तो 100 मीटर 200 मीटर पहले कहीं पुलिस लगा देती है बैरिकेड, शहर में कई जगह यूं भी लगाती है पुलिस बैरिकेड की कोई हल्ला हंगामा ना हो एक साथ, तो ये होता है। लेकिन उसको लेकर अगर आप भीड़ को एक तरह से उकसा रहे हैं, वहां ईंट पत्थर के लिए तैयार कर रहे हैं, और चुनाव के दिन भला कौन पत्थरबाजी करता है भाई? चुनाव के दिन कौन पत्थरबाजी करता है? चुनाव आयोग आपने जो शिकायतें की उसको स्वीकार की। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश करना, डर भय का माहौल बनाना, यह ठीक नहीं है। हम जल्दी से अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ताल ठोक दी है। 11 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी हो गया है। पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट में अरविंद केजरीवाल ने बाहरी नामों पर भरोसा जताया है। 6 ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। 2 नए चेहरे, मनोज त्यागी और गौरव सिंघला, ये कैंडिडेट है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने किसी भी बड़े नाम का ऐलान नहीं किया है। अगर इसका दूसरा पहलू आप देखें समीर जी, कि आम आदमी पार्टी तो पूरी ही बाहरी लोगों से बनी हुई पार्टी है, जो कभी कांग्रेस के थे, जो कभी बीजेपी के थे। वो तो हाँ, तो इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो खैर आया ही होता है। लेकिन यहाँ लीड ले लिया आम आदमी पार्टी ने, पहले नामों का ऐलान कर दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय डरे हुए हैं। जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुए, जिस तरीके से उनके नेताओं के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे अभी जो मेयर का चुनाव हुआ था, 7 से 8 कॉर्पोरेटर ने जो क्रॉस वोटिंग की, तो अरविंद केजरीवाल को डर है कि पार्टी में कोई बड़ी टूट हो सकती है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनके एक बड़े नेता कैलाश गहलोत पार्टी छोड़कर चले गए, कैबिनेट मंत्री रहते वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो केजरीवाल को लग रहा है कि अब जमीनी स्तर पर वैसी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से यमुना की सफाई का उन्होंने जिक्र किया था, और जिस तरीके से उनके लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है, उन्हें अब यह लग रहा है कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना चुनाव उन्होंने पिछले 2 चुनाव बहुत आराम से जीता था। इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। और उन्हें यह भी डर है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, और कांग्रेस जो लगातार खाता नहीं खोल पा रही है दिल्ली के अंदर, क्या इस बार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर स्थिति में आएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर कांग्रेस को थोड़ा भी सपोर्ट मिला मुस्लिम वोट्स का या दूसरे का, तो कांग्रेस जितनी बढ़ेगी दिल्ली में उतना केजरीवाल के लिए नुकसान होगा। तो केजरीवाल अपने घर ठीक कर रहे हैं। अभी उन्होंने 11 उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में वो डिक्लेयर करेंगे। पदयात्रा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेताओं को लेकर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल इतना आसान नहीं, वो इस बात को जानते हैं। मैं तो ऊपर टॉप बैंड पढ़ रही हूँ देवेंद्र, गैरों पर रहम अपनों पर सितम, ये बापू सेहत के लिए बड़े हानिकारक है। ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? ये बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। जो मौजूदा उनके सिटिंग विधायक हैं ना मीनाक्षी, उसमें से 40 से 45 नए चेहरे उतारेंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी कोई ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, बहुत सालों की पार्टी नहीं है, तो उनको मजबूत चेहरे चाहिए होंगे। अब उनको बखूबी मालूम है कि चुनाव जीतना कितना अहम होता है, और वहाँ पर जो भी मजबूत जहाँ कैंडिडेट हो उसको लेके आए। तो ये पहली लिस्ट में 6 बाहरी का टिकट दिया जाना जो हाल के दिनों में आए, और इतनी जल्दी लिस्ट जारी करना, ये एक तरह से इनविटेशन है बाकियों के लिए भी कि हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर उधर से आप छोड़ के इधर आना चाहें तो आपका स्वागत है। और जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से ऐसा समझ में आता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ के कुछ मजबूत लोग भी अब ये सोचना शुरू किए हैं कि क्या हमें आम आदमी पार्टी की तरफ जाना चाहिए। मान लीजिए अपनी पार्टी में उनको कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन अगर नजर आ रहा है, तो उनको ऑप्शन नजर आया, जैसे किराड़ी के केस में आपने देखा, अनिल झा हार्डकोर भाजपा के, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में कहीं से बोरो करके आए थे, विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ व्यक्ति, और वो व्यक्ति अगर एक झटके में पार्टी छोड़ दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार का एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और उसी को इन्विटेशन के तौर पर समझा जा सकता है, इतनी जल्दी लिस्ट का लाना और 6 को बाहरी को टिकट दिया जाना।
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? मैं विजय जी आपके पास आऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को लेकर क्या रणनीति बना रही है? अभी तक वो केवल महाराष्ट्र में और झारखंड में इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, नहीं, पैरेलल तैयारी करती है। नहीं, ऑलरेडी दिल्ली पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। पिछले दिनों लगभग 10 दिन पहले संघ की भी एक बड़ी बैठक हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली को लेकर संघ के एक बड़े व्यक्ति के साथ, और उसमें ये प्लान किया गया कि लगभग 25,000 छोटी छोटी बैठकें करनी है। टारगेट ग्रुप सेट किया गया है कि कहाँ यूथ को कैसे हमें अट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों को टिकट दिया जाना है। टिकट के मामले में बहुत सारे कंडीशन सेट किया गया है कि ये चीज़ें इस बार नहीं चलेगी। यूथ को अगर अट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा, सीनियर सिटीजन को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा, बिजनेस क्लास जो कि छिटक गया था, बीजेपी को ताकत हुआ करती थी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो ऑलरेडी काम चल रहा है। एक रिएक्शन विजय जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हाल के महीनों में, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, वो बाहर हैं जमानत पर, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे, वो भी बाहर हैं। ये पार्टी को अगर यूं देखे बाहर से तो जितना डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई, क्या उतना नुकसान इस पार्टी को एक्चुअली हुआ भी है? आतिशी सीएम बन गई हैं, लेकिन सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही है। तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। वो संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी, और लीडर भी वही हैं अकेले, और वो उसको लड़ रहे हैं। लेकिन 10 साल हो गए वहाँ पर, तीसरी बार सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वहाँ पर है, जिसकी चिंता आम आदमी पार्टी को होगी। और ये जो जेल जाने का एक रास्ता चलता रहा, कभी मनीष सिसोदिया, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी सत्येंद्र जैन और ये सब, तो उससे भी पार्टी की जो पूरी एक्टिविटी थी उस पर एक झटका लगा। बार बार ब्रेक होता है, किस तरह से हो रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान करके भी वो समझ रहे हैं कि इस बार कुछ लोगों के टिकट काटने पड़ेंगे। ये भी उनको समझ में आ रहा है कि पिछली बार जो सीटें मिली थी उतनी ताकत उनके पास नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना कि उन्होंने बाहर से बुलाए, वो तो पूरी पार्टी बाहर से आके बनी है, तो इसलिए उस पर तो कभी, ये तो सब पार्टियां कर रही हैं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा। जिस दिन अनिल झा आए उससे 1 घंटे पहले वो क्या नाम था, कैलाश गहलोत साहब उधर चले गए। तो इसको समझिए, राजनीति एक पूरा परिवार है। दिल बहुत बड़ा है दिल, और आम आदमी पार्टी का भी दिल बड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का दिल बड़ा, वो परिवार पूरा एक ही है, उसमें इधर के कमरे से उधर के कमरे में जाने जैसा है। लेकिन मुझे चिंता यह है कि अभी देवेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारी तैयारी चल रही, बिल्कुल चल रही होगी, लेकिन इंजन की भी कोई तैयारी हुई है कि ये सारे डब्बे बन जाएंगे, इंजन कौन गाड़ी ले जा रहा है? अभी तक की स्थिति में तो कोई वैसा इंजन समझ में नहीं आ रहा जो अरविंद केजरीवाल को काउंटर किया सके। बीजेपी के पूरे इंजन के बिना कैसे चलेगी गाड़ी? डब्बे तो अच्छे सजा दिए आपने। नहीं, डब्बे भी वैसे सजे नहीं है, सजाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंजन तो अभी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र सरकार का सबसे बड़ा इंजन है, उसके पीछे ही सारी बोगियां लगती है, उसी के पीछे सारे डब्बे लगते हैं। इंतजार कीजिए इसका भी। अभी तो महाराष्ट्र झारखंड का नतीजा है, फिर दिल्ली की लड़ाई है।